डिस्कशन करेंगे कि अमेंडमेंट्स है क्या। ओके, आपको क्या पढ़ना है और क्या नहीं पढ़ना है इसके ऊपर चर्चा कर लेते हैं। ओके, देखिए दो टाइप के अमेंडमेंट्स हैं, एक मई 16 के लिए और एक नवंबर 16 के लिए। नहीं, आपको समझना होगा, कई लोग जो है वो कंफ्यूजन में कि ये भी मुझे पढ़ना है। हर रोज मुझे कई मैसेज व्हाट्सएप पे आते हैं कि सर ये भी पढ़ना है, क्योंकि हाल ही में इंस्टीट्यूट ने एक मॉड्यूल इशू किया जो एडिशन है जनवरी 2016 का। उसमें ऐसे कई टॉपिक है जो इतना नया है, अनशन नया, मतलब मुझे लगता है कि कभी इसका पढ़ा कि नहीं, इतना कुछ नया देर का है, मतलब भरपूर अमेंडमेंट है। आप सभी को सूचित कर रहा हूं, इस अटेम्प्ट में ही पास हो जाना तो बेहतर है, अगले अटेम्प्ट में हाल बद से बदतर हो जाएंगे। इतना अमेंडमेंट है, 45 से 50 पेज का अमेंडमेंट है, ठीक है ना। अगली बार मैं दिखा रहा हूं, बस थोड़ी देर में आपको डर लगना चालू हो जाए, इसीलिए डरा इसलिए रहा हूं कि प्लीज एंश्योर यू आर गेटिंग थ्रू ओनली इन दिस अटेम्प्ट, नहीं तो अगली बार मतलब पूरा बुक ही 120 पेज का होगा, उसमें 40-50 पेज का अमेंडमेंट, मतलब समझ सकते हो कितना मेजर अमेंडमेंट होगा, ठीक है। अब देखते हैं पहले तो मई 16 का अमेंडमेंट क्या है जो आपको एप्लीकेबल है, ठीक है ना। ये सारा मुझे पता नहीं, आपने देखो इसका का स्टॉक बहुत पुराना भी हो सकता है, मतलब आप डोंट माइंड, कई ऐसे रह रहे लोग भी होंगे यहां पे जो 3 अटेम्प्ट 4 अटेम्प्ट 5 अटेम्प्ट से भी क्लास में होंगे। हाँ है, सच में बहुत सारा स्टॉक आईसीआई के पास में है जो आईसीआई रिलीज नहीं करना चाहती। ट्राई टू अंडरस्टैंड। ये देखिए, अगर मुझे पता नहीं आपने कौन सा बैच किया, 46 डेज किया या 27 डेज या 36 डेज, मेरे अलग अलग फॉर्मेट की क्लास होते हैं। जो रिसेंट क्लासेस वो 27 और 36 में ऑलमोस्ट ये सारे, 37 में तो 100% पूरा अमेंडमेंट कवर्ड है, 27 में भी पूरा कवर्ड है। इसके पहले वाले बैचेस में ये सब कुछ कवर नहीं है। आप जरा देख लीजिए, आपको एंश्योर करना है कि जो भी बैच मेरी आपने की होगी जिस भी समय, आपको ये चेक करना है कि आपने ये पढ़ा हुआ है, ये पढ़ा हुआ है, मतलब आपके अमेंडमेंट्स हो चुके हैं। एक बार जरा देखिए ध्यान से, कंपोनेंट्स ऑफ कोविड जरा देखिए, ऐसा कभी आपने पढ़ा होगा तो बहुत अच्छी बात है, मतलब आपका अमेंडमेंट हुआ है ये वाला। ऐसे कई अमेंडमेंट का गिनती में दे रहा हूं। अच्छा, कुछ लोग पेजेस पढ़ रहे हैं, अच्छा मैंने पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है। यस दोगलो, आपको ये याद नहीं आ रहा कि आपने क्या पढ़ा है, आपको ये देखने, अच्छा ये पढ़ा है, आई डोंट नो, आई डोंट रिमेंबर वेदर आई रेड इट और नॉट। यू हैव यू रेड इट? ओके, क्या आपने ऐसा कुछ पढ़ा हुआ है? कंपोनेंट्स ऑफ कोविड, बेनिफिट्स ऑफ कोविड। और जब भी इस दुनिया में अमेंडमेंट आती है, आईसीआई उसको जरूर पूछती है, ठीक है ना। तो आपको एंश्योर करना है कोई भी हालात में इस अमेंडमेंट को आपने किया हुआ है। बेनिफिट्स ऑफ कोविड, उसके बाद में चैप्टर नंबर 2 से आपने किए होना चाहिए एक्सप्लिसिट नॉलेज, टैसिट नॉलेज, फिर आपने किया होना चाहिए ईआरपी, और ईआरपी के कंपोनेंट्स भी, और ईआरपी के बेनिफिट्स भी, उसके बाद में कोर बैंकिंग सिस्टम भी। ये सारे अमेंडमेंट चैप्टर नंबर 2 से है, ये भी आपके हो जाना चाहिए थे, ठीक है। अगर ये हुए तो मतलब आपके अमेंडमेंट्स अब तक के सारे हो चुके हैं। यू हैव टू मेक श्योर बिफोर यू राइट दिस एग्जामिनेशन, जो कल परसों का एग्जामिनेशन लिखने से पहले आपने सारे अमेंडमेंट्स फिर से एक बार किए हुए, मतलब जितने भी अमेंडमेंट्स मैं दिखा रहा हूं, स्पेशल अटेंशन इन अमेंडमेंट्स पर होना चाहिए, बिकॉज इसकी पूछने की संभावना बाकी कॉन्सेप्ट से हमेशा ज्यादा होती है, ठीक है ना। ओके, लॉजिकल एक्सेस कंट्रोल, देखिए ये कॉन्सेप्ट था, इट वाज नॉट इन द बुक अर्लियर, ये भी आपका हो जाना चाहिए था। यूजर एक्सेस मैनेजमेंट, जिसमें यूजर रजिस्ट्रेशन, प्रिविलेज मैनेजमेंट, इस टाइप का कोई देखना होगा आपको, ये किया हुआ है कि नहीं किया हुआ है। उसके बाद में यूजर्स रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये चैप्टर नंबर 3 से आ रहा है। नेटवर्क एक्सेस कंट्रोल देख लीजिए, ऑपरेटिंग सिस्टम एक्सेस कंट्रोल देख लीजिए। कई लोग मेरे पास शक भरी निगाहों से देख रहे हैं, सर ऐसा कभी कुछ पढ़ा हुआ ही नहीं है, और हो सकता है यही 10 मार्क के लिए और 20 मार्क के लिए आ सकता है। ट्राई टू अंडरस्टैंड, कुछ भी कर सकती है ऐसी है। एप्लीकेशन एंड मॉनिटरिंग सिस्टम एक्सेस कंट्रोल, ये भी। यहां तक के सारे क्वेश्चंस। अब देखते हैं सबसे बड़ा, ये तो जो भी आपने पढ़ा ये भी अमेंडमेंट है। चैप्टर नंबर 3 में सबसे ज्यादा अमेंडमेंट्स हुए थे, उसमें एक कॉन्सेप्ट ये भी था, हाउ डू यू क्लासिफाई कंट्रोल ऑन द बेसिस ऑफ ऑडिट फंक्शन, मैनेजरियल कंट्रोल एंड व्हाट एप्लीकेशन कंट्रोल। और मैनेजरियल कंट्रोल के अपना खुद का परिवार है, ये उसका खुद का परिवार है इतना बड़ा, ठीक है ना। इसमें से भी क्वेश्चन आने की उम्मीद है कहीं गुना ज्यादा। मैनेजरियल कंट्रोल, इंस्टीट्यूट इतना इमोशनल हो गई, इस अमेंडमेंट को उन्होंने आईपीसीसी में भी इंट्रोड्यूस कर दिया, मतलब इंस्टीट्यूट को ज्यादा ही इससे मोहब्बत हो रही है। एप्लीकेशन कंट्रोल, मैनेजरियल कंट्रोल आईपीसीसी में भी इंट्रोड्यूस करवाया, आपकी भी सिलेबस में इंट्रोड्यूस करवाया। एप्लीकेशन कंट्रोल की अपनी एक दुनिया है, बाउंड्री, इनपुट, ये सारे 6 पॉइंट्स है, और उसके भी कई बच्चे हैं, उसके बहुत सारे बच्चे हैं। अब जरा देखना एक एक करके, ये क्या लिखा है,
टॉप मैनेजमेंट, वो जो हमने पढ़ा ना अभी थोड़ी देर पहले, जो मैनेजर कंट्रोल के 6 पॉइंट्स है, 8 पॉइंट्स, उनका सबका डिटेल्ड में एक्सप्लेनेशन है। आपको कुछ नहीं समझ में, वापस से समझाता। मुझे पता नहीं आपने कौन सी बैचेस करी हुई है, मैं अभी ये नहीं बोल रहा हूं कि May 16 के एप्लीकेबल क्या है। ये ऐसा बोला ना कि आपकी बैच में हुआ था कि नहीं होता, मैं कैसे बताऊं कि आपने बैच कब करी थी। ये इतना किया है मतलब आपकी बैच सही थी। ये एक बार देख लो आप, ये सब आपकी बैच में होना चाहिए, ठीक है ना। मैनेज, ये सारा जो ये 8 पॉइंट्स हमने देखे ना, ये 8 पॉइंट्स के अपना अपना बच्चा है। देखो टॉप मैनेजमेंट के अपने बच्चे हैं, इसके अपने बच्चे, जो हम लोग डिटेल में आप पढ़ेंगे। देखो अभी टॉप मैनेजमेंट के अपने बच्चे हैं, सिस्टम डेवलपमेंट के अपने बच्चे हैं, प्रोग्रामिंग मैनेजमेंट के अपने बच्चे हैं, ठीक है ना। डेटा रिसोर्स मैनेजमेंट, ये सब मैनेजरियल कंट्रोल की खानदान से है। क्वालिटी एश्योरेंस, सिक्योरिटी मैनेजमेंट कंट्रोल, ऑपरेशन मैनेजमेंट कंट्रोल, कम्युनिकेशन कंट्रोल, ये सारे बच्चे उसी से है। अब देख सकते हो यहां पे। अब उसके बाद में ये तो बहुत ही बड़ा अमेंडमेंट था, कम्युनिकेशन कंट्रोल वाला। कभी पढ़ा है क्या ऐसा कुछ? ध्यान से देख लीजिए, अगर ये ऐसा नहीं पढ़ा हुआ है मतलब आपका जो आपको अमेंडमेंट्स ये सब कुछ करना पड़ेगा ध्यान से। ये देख लीजिए कितना बड़ा अमेंडमेंट है। ये प्रोसेसिंग और कम्युनिकेशन कर, ये आपने ब्रिज, राउटर, गेटवे कभी सुना है क्या? ये पोलिंग, कनेक्शन मेथड्स, वैन, लैन, फ्लो कंट्रोल, ये सारे वो अमेंडमेंट्स है जो आपको एप्लीकेबल है। इंस्टीट्यूट का बस चले 30 मार्क का इसमें से पूछ लेंगे, कुछ भी हो सकता है। और होता क्या, जिन लोगों ने अमेंडमेंट्स नहीं किए और जो लोग पुराने लेक्चर देख लिए, उनके दिल में हमेशा धक धक रहेगा, अरे यार पता नहीं जो नहीं किया वही एग्जामिनेशन में आ गया। तो एक कॉन्फिडेंस ना की भी तो कोई चीज होती है। तो व्हेन यू राइट एन एग्जामिनेशन यू शुड हैव लॉट ऑफ कॉन्फिडेंस कि हाँ मुझे आ रहा है सब। और कॉन्फिडेंस कब आएगा, जब आपने सब कुछ पढ़ा हुआ है। प्रोसेसिंग कंट्रोल में से देखिए, इतने सारे प्रोसेसिंग कंट्रोल में से ये रैम आपकी कॉन्सेप्ट में देख लीजिए, ये हुआ है कि नहीं। वर्चुअल मेमोरी कंट्रोल्स, ये सारी चीजें चैप्टर नंबर 3 से थी। फिर चैप्टर नंबर 7 में एक अमेंडमेंट हुआ था आईएसओ में, आईएसओ 27001 में कुछ अमेंडमेंट्स थे। वो इस प्रकार है, आपको मालूम है आईएसओ 27001 अब 2013 वाला एप्लीकेबल है। ये कुछ पता है भी कि नहीं? पहले जमाने में इट वाज 2007, 2005, अभी 2013 है। ये आपको एप्लीकेबल है। 27001 वाला जो था ना, 27001, वो पहले से ही सिलेबस में है, पर पहले वो 2005 का था, अब ये 2013 का है। देखना होगा आपने कौन सा किया है। सर इतना अमेंडमेंट है? हाँ हाँ, बेनिफिट्स ऑफ आईएसओ, ये एक अमेंडमेंट है। अब देखते हैं आईटीएल की 5 किताबें पहले भी थी, आज भी है। फिर अमेंडमेंट क्या हुआ? अमेंडमेंट ये हुआ, इसकी 5 किताबों को आईसीए ने एकदम मजे से पढ़ा है। पहले सोचा कि चलो इनके पहले सिर्फ 5 किताबें हुआ करती थी, अब 5 किताबों के भी कई सारे बच्चे हैं। तो देखना वो 5 किताबें, सर्विस स्ट्रेटेजी, सर्विस डिजाइन, ट्रांजिशन, ये सब कुछ याद है आपको? उसके भी बच्चे हैं। सर ये सब कुछ करना है? नहीं तो क्या, करना ही है, याद भी होना चाहिए। 20-25 नंबर का आपको एग्जामिनेशन में नहीं है, या फिर होता क्या जब आपके साथ में क्वेश्चन पेपर होगा 20-25 नंबर का आ ही नहीं रहा, तो फिर इंसान को होता है ना कि यार अच्छा ऐसा भी होता है, ए क्वेश्चन 4A अमेंडेड है जो मुझे आता नहीं, बी आता है, तो 4 की इज्जत लेके गया। सारे अमेंडमेंट का ऐसा अलग क्वेश्चन है, सेपरेट क्वेश्चन ऑन अमेंडमेंट्स, ऐसा तो नहीं होगा एग्जामिनेशन में। सर्विस ऑपरेशन देखिए, 5 बच्चों का अपना परिवार है, इतना अमेंडमेंट है। दिस अमेंडमेंट्स आर एप्लीकेबल फॉर May 2016। अगर ये अमेंडमेंट्स किए तो फिर मुझे सवाल इसके बाद में आज के मत पूछना अमेंडमेंट्स कौन से हैं और मेरी बैच में हुए हैं कि नहीं। मुझे क्या पता आपने कौन सी बैच करी हुई। पूरे भारत भर में अलग अलग टाइप की बैचेस मेरी चलती है, कौन सी बैच में किसने कौन से बैच कब किया है वो भी पूछना पड़ेगा ना मुझे। 2014 में मैं अलग पढ़ा रहा था, 15 में अलग पढ़ा है, 16 में अलग पढ़ा है, तो मुझे ये पूछना पड़ता है भाई तूने कब बैच किए। तो इसके बाद में आज के में वीडियो देखने वाले सारे लोग मुझे सवाल ना पूछे, ये है वो है, ये क्या है मतलब तेरा अमेंडमेंट हो चुका है, ओके। इसके बाहर कुछ नहीं आएगा May 2016 के लिए। पर आपके लिए कुछ खास खबर, आईसीए चाहती कि आपका नॉलेज और बढ़े। नवंबर 2016 के लिए और बड़ा बोनस आपके लिए है, अगर ये अटेम्प्ट आप गलती से फेल हो जाते हो तो मतलब इसका की क्लास आपको वापस करना होगी। क्योंकि देख लीजिए अब की बार अमेंडमेंट ही अमेंडमेंट, और अब की बार के अमेंडमेंट्स बड़े अजीब टाइप के हैं, मतलब कि अंदर अंदर जाके भी उन्होंने पॉइंट्स लिखे हैं। कॉन्सेप्ट बाहर से वैसे ही लगता है, अंदर एक्सप्रेशन का डेप्थ इतना बढ़ाया हुआ है।
बहुत सारे चैप्टर 8 में तो कुछ ज्यादा ही बड़ा है वो है, देख लीजिए अमेंडमेंट्स। और आप ये सारे अमेंडमेंट्स वेरीफाई कर सकते हो आईसीआई के बुक से। ये स्वप्निल पाटनी के अमेंडमेंट्स नहीं है। प्रैक्टिस मैनुअल एडिशन 2016, चाहे आप वो मॉड्यूल ले लो या प्रैक्टिस मैनुअल, मैं आपको दिखाकर डरा नहीं रहा हूं, मैं सिर्फ अवेयर कर रहा हूं, सतर्क कर रहा हूं। हो सकता है, देखो आईसीआई का रिजल्ट 100 में से 10 बच्चों का पास होने का है, इस क्लास में से 90% लोग फेल हो जाएंगे। वापस ट्राई टू अंडरस्टैंड, मुझे बोलने दीजिए, मुझे रोको मत, बुरा मत मानिए, यह हकीकत है। 90% लोग फेल हो जाएंगे, उनको वापस से यही समझना है कि वापस करना है। तो इसीलिए मेक श्योर यू आर कुछ पास होना हो, इसका जरूर पास हो जरा। देखिए लेवल ऑफ अमेंडमेंट्स, दिल में आता है, समझ में नहीं। देखिए जरा क्या लिखा है, क्या है, क्या कौन से दुनिया से, कौन से धरती से है, मुझे भी पढ़ना पड़ेगा। कितना है, कहां से लाया भाई, आसपास के शब्द भी नहीं है, ऐसा कभी पढ़ा भी नहीं है। देखिए ये सब कुछ अमेंडमेंट का नया लेवल है। आईसीआई चाहती कि बच्चों को इन डेप्थ नॉलेज इसका में मिले। और मुझे खुशी इस बात की कि चलो जो हंस रहा है, देखो कैसा है, आईसीआई का एक्सपेक्टेशन इसका से अब कई गुना ज्यादा बेहतर हो चुका है। आज मैं आपको वो भी बताऊंगा कि बच्चों को 86 भी कैसे मिलते हैं, 92 भी कैसे मिलते हैं, और 25 भी कैसे मिलते हैं, और 15 भी कैसे मिलते हैं। नहीं मतलब क्या हमने करना चाहिए आपके इसमें बहुत कम समय में, इस कम समय में हम लोग 60-70 कैसे ला सकते हैं, अभी मैं खुलासा करूंगा। ये पहले देख लो जी, अभी तो अमेंडमेंट की शुरुआत है। डेप्थ देखिए साहब, नहीं नहीं नहीं, आप एहसास कर ही लो और ये समझ लो कि आपको 60 लाना ही है। सर क्या ये इतना इतना ही है। बीसीपी में अमेंडमेंट नहीं हुआ था पिछली बार, बोले अब की बार कर देंगे, कोई बात नहीं, नाराजगी की कोई बात नहीं, हर चैप्टर को इज्जत मिलेगी। चैप्टर 4 में सर बैकअप्स तो पहले से ही थे, अब अंदर से लेके गए। अभी हर टाइप के बैकअप्स का आपको एडवांटेज डिसएडवांटेज एग्जामिनेशन में पूछेंगे। सर इतना क्या है इसमें अच्छा है, मजा आ रही मुझे। चैप्टर 6 में मैं जानता हूं परसों के दिन आपकी एग्जामिनेशन है, पर मुझे डराना भी उतना ही जरूरी है। आप जरूर देख लीजिए और एक बार, मैं अभी रुकने वाला नहीं हूं। देखो तो सही, चैप्टर 8 में तो और मजे लो, जिंदगी के मजे लो, क्या मजा है, वाओ फैंटास्टिक। सर ये प्राइवेट पब्लिक तो अब तो कैरेक्टरिस्टिक्स लाया है, नया नया लाया है। ये ऑन प्रीमाइज आउटसोर्स पहले दुनिया में था नहीं, अब नया है। वाओ सुपर। चैप्टर 8 सर, ओ खुशी मनाओ इस चीज की कि ऐसे नहीं, ये नहीं बोला कि जनवरी 2016 का एडिशन आपको एप्लीकेबल है। बी हैप्पी अबाउट इट। ये आपको नहीं है। इसके बाद में दोबारा मुझे एसएमएस व्हाट्सएप से ना पूछे कि है, ये नहीं है, जनवरी 2016 का एडिशन आपको नहीं है, उसमें जितना बोल्ड बोल्ड लिखा आपको नहीं है, ठीक है ना? ओके फाइन, क्लियर, फाइन, ऑसम। अब देखना, अब हम लोग थोड़ा सा वो बात करेंगे, रिवाइज करते हैं अभी, राइट? जब मैं रिवाइज कर रहा हूं, मुझे आपके पास में कुछ बुक्स चाहिए जो रिवीजन के समय बहुत जरूरी होगी। मैं आपको समझा देता हूं, ये 5 किताबों में से आपके पास में इस समय देखो, ये 5 किताबें हैं, उसमें से आपके पास में इस बुक की अभी कोई आवश्यकता नहीं है। वही बोल रहा हूं, इस बुक की आवश्यकता नहीं, ये पढ़ोगे तो फिर अगला अटेम्प्ट देना पड़ेगा, क्योंकि इस बुक का वॉल्यूम है 360 पेज, ये मॉड्यूल का एज इट इज कॉपी है। और ये हुआ था मैंने जब पहली बार पढ़ाना चालू किया तो आई स्टार्टेड फ्रॉम व्हाट दिस, आई टॉट फ्रॉम दिस, पर रिजल्ट इंडिया में उतना नहीं आया जितना कि पिछली अटेम्प्ट में है। पिछली अटेम्प्ट में 400 एग्जामिशन आए, 12 रैंक है, वो सिर्फ मतलब इसका का एग्जामिशन किसकी वजह से है, वो इस बुक की वजह से है। अब व्हाट इज द डिफरेंस, ये बहुत ज्ञान है इसके अंदर, ज्ञान बहुत है, पर प्रॉब्लम ये है, ये एकदम इसमें काफी सारे अमेंडमेंट्स भी नहीं। और दूसरी बात, इतना पढ़ने को टाइम नहीं मिलता भाई, इसका के लिए, इसका पहले इसका के लिए साहब इतना टाइम नहीं है हमारे पास में, ठीक है ना? तो फिर मैंने क्या किया कि फिर क्या किया था मैं आपको समझा रहा हूं, आपको एग्जामिनेशन के पहले क्या पढ़ना है, कल मतलब कल और परसों के दिन क्या जबरदस्ती की चीजें मत पढ़ना, वही पढ़ना जो मैं कह रहा हूं। ये तो लोग क्या करते थे, इससे नहीं पढ़ते थे, दे यूज्ड टू रीड फ्रॉम दिस, क्योंकि मैं पहले से 2 ही किताबें देता था, तो बोले ये तो पढ़ने से रहा, ये तो पॉसिबल ही नहीं, पढ़ा है इससे, पढ़ा इससे, बच्चे ने पढ़ा इससे।
और इसमें वो शब्द लिखे, मैंने इसमें काफी आपको बताया अपनी क्लास में ब्लैंक पेजेस रखे और आप खुद से लिखते थे इसमें। और ये शब्द इनफ नहीं है एग्जामिनेशन में उसको प्रूव करने के लिए दैट यू आर नॉलेजेबल पर्सन, ये इससे काफी नहीं है। आप अपनी ऐसी रद्दी भाषा में नहीं लिख सकते हो, आपको उनके शब्दों का इस्तेमाल करना पड़ेगा। ये सिर्फ इसलिए होता है कि क्लास में आपका एक बार लिख के होगा ना तो आपके दिमाग में रिटर्न हो जाता है। तो कुछ लोगों ने सोचा कि इसको रिवाइज करते। मुझे बताओ चीजें याद कब होगी इंसान को? याद तब होगी इंसान ज्यादा रीड करेगा, इससे रीडिंग रिवीजन पॉसिबल नहीं है। एक बार पढ़ोगे मैक्सिमम 2 बार। फिर सोचा इन दोनों के बीच का कुछ लाते हैं, तो ये लाया। ये 120 पेज का, इसकी सारी चीजें इसकी आत्मा में है, बल्कि अमेंडमेंट के साथ में, और आपको इसी से ही रिवाइज करना है। इसके बदले ये 360 है, 120 है, तो 3 बार रिवाइज तो होगा। तो ये अगर 2 बार होना चाहिए तो 6 बार हो जाएगा। तो वही तो चाहिए हमें। इसीलिए तो बच्चों को पिछली अटेम्प्ट में इतना सारा रिजल्ट क्यों आया? बिकॉज उनका रिवीजन इतने बार हुआ था। इसको रिवाइज करना बहुत आसान है, इसको नहीं, तो इसको देखना भी मत। जो लोग अब तक इस पे थे कंटिन्यू कर सकते, प्रॉब्लम कुछ नहीं है, पर इससे करना हमेशा एडवाइस है। इससे रिवीजन बार बार होगा। बताओ इसका किस सब्जेक्ट में क्या होता है? एग्जामिनेशन में आप जब बैठते हो आपको रिकॉल ही नहीं होता है, आपको लगता है अच्छा होता ये है कि एक क्वेश्चन पढ़ते बहुत सारे आंसर याद आते हैं। आपके साथ में होता होगा कई बार, चलो ये आंसर है क्या वो है? अच्छा हमें क्या करना चाहिए? डिस्टिंग्विश होना चाहिए कि इसका आंसर वही चाहिए, उसका आंसर वही है, उसका आंसर वो है। वो कब होगा? जब आपने सब्जेक्ट को बहुत बार रीड किया होगा। इसीलिए इसको ही यूज करिए, ठीक है ना, ज्यादा बार रिवीजन। और सबसे अच्छी चीज, इसको रिवाइज करते समय हर एक चैप्टर होने के बाद इसको साथ में रखिएगा, ठीक है ना। ये क्या होता है, अब ये कब की बात है? मान लीजिए परसों के दिन जब आप एग्जामिनेशन 2 बजे होगी, ठीक है ना, तो उसके पहले सवेरे 11 बज रही होगी, बजेगी ना 11, तो उसके समय 11 से लेकर 1:30 तक आपको ये पढ़ना है, क्योंकि ये भी पॉसिबल नहीं होगा उस वक्त, ठीक है ना। पर अब की बार जब रिवाइज करोगे तो आपको रिवाइज कैसे करना होगा? अच्छा इसकी सबसे अच्छी खासियत क्या है? सारे क्वेश्चन एक ही पेज पे दिखते हैं। अभी जो 50 पेजेस का जो वॉल्यूम 1 में आपका चैप्टर 1 है, वो यहां पे सिर्फ 3 चार्ट में कवर्ड है। तो होता क्या है, यू आर एबल टू डिस्टिंग्विश, अच्छा ये जीआईटी ऐसा है, ये आईटी गवर्नेंस ऐसा है, ये कॉर्पोरेट गवर्नेंस ऐसा है, और इंटरनल कंट्रोल ऐसा है। पर जब हम लोग पूरा बुक देखते हैं तो उसमें हर पेज पे अलग अलग दिखता है, तो यू आर नॉट एबल टू कंपेयर प्रॉपर्ली, ठीक है ना। अब यहां पे वो कंपेरिजन होगा, इसका आंसर वो है, उसका वो है, उसका वो है। इसलिए ये जादू वाला बुक है सच्ची में। इसको रेफर करिए, इसको जितने बार रीडिंग कर सकते हो करिए, ये सबसे अच्छी बुक है। और मैंने इन दिनों में इसी बुक से पढ़ाया हुआ है। ट्राई टू अंडरस्टैंड, जो 37-38 डेज का बैच है वो इसमें से, इसी में से पढ़ाया हुआ है वो। इसीलिए अब मुझे बताओ, मैं खुद ही इसको स्टॉप क्यों करता? मैं खुद मेरी खुद को बुक को मैं बोल रहा हूं मत पढ़ो, ऐसा कोई ऑथर बोलेगा मत पढ़ भाई ये अच्छी नहीं है। क्यों नहीं है? बिकॉज पढ़ के फायदा नहीं हो रहा ना। अल्टीमेटली क्या चाहिए? पास होना चाहते हो ना, तो मैंने निकाली मतलब कुछ तो सेंस होगा उसमें। तो भारत भर के लोगों से फीडबैक जब आया ना तब दिमाग चला, अच्छा ये प्रॉब्लम ये नहीं समझने का, प्रॉब्लम ये रिटेन होने का। ये 2 चीजें एकदम काम की है। और तीसरी चीज जो आपने कभी इग्नोर करी होगी, तो इसको मत भुलाना। पूरा नवंबर 2015 का अटेम्प्ट 75 से 80 मार्क्स के क्वेश्चन इसी बुक से आए थे। ये एज इट इज क्वेश्चन मुझे, ये पूरा जो जैसे मेरे खुद के क्वेश्चन है, प्रीवियस के आरटीपी के क्वेश्चन है, प्रैक्टिस मैनुअल के क्वेश्चन, पूरा क्लब करके। और इसमें एक सबसे अच्छी ब्यूटी है, सिमिलर क्वेश्चंस, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एमआईएस, अच्छा, और कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ईआईएस, अच्छा। दुनिया की कैरेक्टरिस्टिक्स है, कंपोनेंट्स, डीएसएस के कंपोनेंट्स, ईआईएस के कंपोनेंट्स, टीपीएस के कंपोनेंट्स, सीबीआईएस के सारे कंपोनेंट्स को एक साथ लिखा है, सारे कैरेक्टरिस्टिक्स एक साथ लिए ताकि आप कंपेयर कर सको। इस बुक को इग्नोर करके मत जाना। इसी में से 75 मार्क्स के, तो ये पहले 2 खत्म होने के बाद, ठीक है ना, इसको एक बार जरूर देखना। ये क्वेश्चन फॉर्म में है, ये कॉन्सेप्ट फॉर्म में है। क्वेश्चन ऐसे पूछेंगे, ऐसे नहीं, ये समझने के लिए, ये रिवाइज करने के लिए, ठीक है ना। इसको पढ़ना जरूरी है। और इसको पढ़ते समय क्या करने का? क्वेश्चन देखने का, आंसर पे हाथ रखने का, रिकॉल करने का कि मुझे वो आंसर आ रहा है कि नहीं। ये दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट बुक, ओके। इसमें से ही आता है एग्जामिनेशन में। इसका ये मतलब नहीं सिर्फ डायरेक्टली यही पढ़ लो, मतलब ये पढ़ेगा तो समझेगा, ठीक है ना, ओके। अब आइए चैप्टर, ये वॉल्यूम नंबर 5। अब मैं अभी का जो रिवीजन है वो सिर्फ इससे ही करवाऊंगा, राइट। इसमें सारे कॉन्सेप्ट के सारे हेडिंग्स है। आ जाओ इस बुक पे। और जिसके पास में ये किताब नहीं है वो सीधा swapnilpatni.com पर जाओ, क्लिक करो, सारे चार्ट्स सॉफ्ट कॉपी में अवेलेबल है। कोई बात नहीं, ऐसा शक भरी निगाहों से मत देखो मेरे पास में। आपके पास में वेबसाइट है, क्लिक करो, डाउनलोड करो। नहीं है तो भी कोई बात नहीं, स्क्रीन पे चलता रहेगा। आप जिस बुक से पढ़ते हो उस बुक से पढ़िए, पर अगर ये साथ में है तो बहुत अच्छा होगा, कन्वीनियंस होगा पढ़ने के लिए, ठीक है। और कुछ खुश खबर भी है।
नवंबर 15 के अटेम्प्ट में कुछ चीजें डिलीट भी हुई है, नवंबर 16 में अगले अटेम्प्ट में। जो मैंने एडिशन बताया ना, मैं बोलना भूल गया था, तो कुछ 10-12 पेजेस का कॉन्सेप्ट उन्होंने उड़ा भी दिया है अलग अलग जगहों से, मतलब वो कॉन्सेप्ट है ही नहीं। ठीक है, सलाह ये पढ़ा रहे क्या डरा रहे क्या समझा रहे हैं? चलो ठीक है। मित्रों, अच्छा उसके पहले मैं आगे जाऊंगा, मुझे 2 मिनट यह डिस्कस करना है कि आखिर आपको कम मार्क्स क्यों मिल रहे होंगे। जरा ध्यान से देखिए इधर, कोई भी चीज को एक बार देख लेंगे तो आपको समझ में आएगा। एक चैप्टर ले लो, कोई 1 मिनट आपका चैप्टर नहीं, आप मत आना इधर से, मैं आऊंगा। तो इसमें क्या लिखा है, आप ही जरा कोई भी एक पॉइंट ले लेना और फिर आप देखते हैं उसमें उन्होंने क्या लिखा हुआ है। ठीक है, जैसे कि ये क्विक डिप्लॉयमेंट है ना। यहां पे ये मॉड्यूल की भाषा क्या लिख रही है, आप एग्जामिनेशन में क्विक डिप्लॉयमेंट लिखोगे, लिख देना। उसके बाद में क्या होगा, यहां पे ऐसा लिखा है उन्होंने इंग्लिश में, और फिर आप देख लेना आपकी इंग्लिश कहां पे लेके जाएगी आपको। इट गिव्स अस द ऑप्शन ऑफ क्विक डिप्लॉयमेंट वेयर द एंटायर सिस्टम कैन बी फंक्शनल इन मैटर ऑफ व्हाट। अब बताओ, क्या आपको इसी भाषा में एग्जैक्टली लिखते आएगा? हाँ या ना? चलो मैं बोल देता हूं आपको, ऐसे ही लिखो। विल यू बी एबल टू राइट दिस एकदम एज इट इज, वर्ड टू वर्ड, रट्टा साला, मतलब पूरा छाप देंगे ऐसा? ये वही कर सकता है जिसको एक ग्रुप बाकी और जिसको इसका नहीं, रोज 4 घंटे पढ़ता हो, तो दैट इज, मतलब वो पॉसिबल हो सकता है। पर इसका यह अर्थ नहीं है कि आप अपनी भाषा में लिखो तो कुछ भी लिख दो अनशंट, मतलब जो वास्तविक छोड़ के। मुझे वापस से कहना है, ये जो लिखा है ना, आपको ऐसा लिखना है। कोशिश करो कि ऐसे शब्द, जैसे यहां पे फ्यू मिनट्स ऐसा कुछ लिखा हुआ है, या फिर यहां पे लिखा है कैन बी फंक्शनल। हर एक लाइन में कुछ ना कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं जो आपको वहां से पिक करके उसको कम से कम एग्जामिनेशन में छापना है। बाकी फिर अगला पिछला थोड़ा बहुत अपनी भाषा में, पर एट द सेम टाइम इट शुड नॉट बी मीनिंगलेस, मतलब इसका मीनिंग उसका मीनिंग शुड नॉट बी डिफरेंट। मुझे बोलना है, मुझे पूरा इंडिया इसकी वजह से फेल हो रहा है। मुझे मतलब इसी से है कि आपके जो दिमाग में जो गलत फहमी ना, कि मैं अपनी भाषा में कुछ भी ठोक के आऊंगा, मार्क्स नहीं मिलेंगे। क्योंकि जो इंसान पेपर चेक करता ना, नॉट रिक्वायर्ड भी वो इसका बैकग्राउंड से है, उसको समझ में कुछ आता है नहीं। वो हो सकता है आईपीसीसी का बच्चा हो, वो क्या चेक करेगा? ऐसा होता है, आईपीसीसी के बच्चे भी पेपर चेक करते हैं। तो वो चेक करेगा, तो क्या चेक करेगा? उसको कोई मतलब नहीं आपने कैसे इंग्लिश लिखी है, वो क्या चेक करेगा? इधर के कुछ शब्द मैच हो रहे इधर, बिकॉज उसको ये भी पता नहीं क्लाउड क्या है, वो क्लाउड को चेक कर रहा है। तो क्या चेक करेगा कि जो आंसर शीट में जो लिखा हुआ इंग्लिश है वैसा इंग्लिश आपका आना चाहिए। इसके लिए एक सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है, वो ये है कि आपने कैसा लिखा होना चाहिए, जैसा कि मैक्सिमम मॉड्यूल में लिखा है। तो वही लोग ज्यादा स्कोर करने में कामयाब हुए। मैंने खुद देखा है कि जिन्होंने मॉड्यूल के जैसा लिखने का ज्यादा प्रयास किया है।
इट डज नॉट मीन कि आप अपनी भाषा में लिखो तो फेल हो जाओगे, पर आपको 50-60 आएंगे तो उसको 80-90 आएंगे। ट्राई टू अंडरस्टैंड। इसीलिए प्रेफर क्या करोगे, रीड वॉल्यूम फॉर मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम्स। समझ आया? हाँ या ना? जैसे कोई भी देख लीजिए, यहां पे कोई भी बात देख लो, कोई भी पॉइंट ले लो और उसके गवर्नेंस के बारे में क्या लिखा, देखो आप गवर्नेंस का क्या लिखोगे, वो क्या लिख रहा है देखो। ड्यू टू लैक ऑफ कंट्रोल ओवर एम्प्लॉइज एंड सर्विसेज इट क्रिएट्स प्रॉब्लम रिलेटिंग टू डिजाइनिंग, इंप्लीमेंटेशन, टेस्टिंग, डिप्लॉयमेंट। ये पूरा मॉड्यूल का लैंग्वेज है। देयर इज अ नीड ऑफ व्हाट सम पॉलिसीज एंड प्राइवेसी सिक्योरिटीज। तो हम लोग क्या बोल रहे हैं आपको, ए डोंट टॉक, हम लोग क्या बोल रहे हैं आपको, हम ये नहीं बोल रहे कि एज इट इज शब्दों पर, इसके अंदर के कुछ शब्द जो मुझे लग रहे हैं कि इंपॉर्टेंट है। यहां पे क्या इंपॉर्टेंट है, देयर इज अ नीड ऑफ सम पॉलिसीज, प्राइवेसी, सिक्योरिटी, ये शब्द इंपॉर्टेंट है। उसके बाद में एम्प्लॉइज का जिक्र किया गया है कि एम्प्लॉइज के ऊपर कंट्रोल रहना जरूरी है, नहीं तो डेटा के साथ में कुछ भी गलत काम करेंगे। तो आपको एम्प्लॉइज के पॉइंट को लेकर ही वहां पे एक्सप्लेन करना होगा। मान लो ये आंसर लिख गया, उसमें एम्प्लॉय का आपने जिक्र नहीं किया, इसका मतलब आपका आंसर कुछ अलग ही दिशा में जा रहा है और वो कह रहा था कुछ अलग। मतलब कम से कम इतना तो आपको नहीं पूरा एज इट इज, तो कम से कम उस लेवल में, उस एरिया में जाके लिखना पड़ेगा, नहीं तो मार्क्स नहीं मिलेंगे पक्का। उन्हें बोला पेपर लिखते समय सीक्वेंस इंपॉर्टेंट नहीं है, कौन से सीक्वेंस में लिख रहे हो इंपॉर्टेंट नहीं, पर जितने भी रैंकर्स है, इस टाइम पे 12 लोग रैंकर्स से मैंने बात किया था, व्हाट्सएप का ग्रुप भी बना, मैं पर्सनली स्पोक टू एवरीवन, सबसे ग्रुप में भी यही बात किया था कि आप मुझे बताओ कि आपको लगता है कि प्रेजेंटेशन मैटर करता है। हर किसी ने कहा हां। पास होने के की बता रहा हूं आपको, कैसे पास हो के आपको रैंक में आना है, कम से कम ज्यादा थ्योरी में स्कोर कैसे आता है। सबके जवाब से यह मालूम चला कि प्रेजेंटेशन का बहुत इंपॉर्टेंस है, वो भी थ्योरेटिकल सब्जेक्ट में सबसे ज्यादा। उसमें आपकी प्रेजेंटेशन मतलब क्या, हैंड राइटिंग, वो सब सारी चीजें। नंबर 2, हर किसी ने एक चीज कही, मैक्सिमम पेपर उन्होंने 100 मार्क्स के अटेम्प्ट किए हुए हैं। अब सोचिए, अगर मान लीजिए इसका का पेपर आप 80 मार्क्स के लिए लिखते हो, तो जो भी मार्क्स आएंगे, आपने बहुत अच्छा भी लिखा तो इसका 70% मार्क्स आपको ऐसे देगा, तो आपका स्कोर 56 आएगा। और अगर आपने 100 मार्क का 70% किया तो फिर वो 70 तक आएगा। तो आपका दूसरा ऑब्जेक्टिव, प्रेजेंटेशन में अच्छा करूंगा, हैंड राइटिंग अच्छी करूंगा, मैं ज्यादा से, ध्यान से सुनना, ज्यादा से ज्यादा आपको ग्राफ्स बनाना है, चार्ट्स बनाना है, आपको वहां पे छोटे छोटे चार्ट्स बनाना है, रफ स्केच बनाना है। ये मैं नहीं कह रहा हूं, आईसीआई के मॉड्यूल का 2nd पेज में लिखा हुआ है कि जितने ज्यादा ग्राफ्स और चार्ट्स होंगे उतने ज्यादा हम मार्क्स देंगे। आईसीआई ने खुद लिखा है कि बच्चा अगर लैंग्वेज स्पेसिफिक नहीं लिख पा रहा है एकदम एज इट इज, पर कम से कम वो एकदम बहक ना जाए, वो कुछ भी नहीं लिख सकता है, क्योंकि इसका की इंग्लिश बहुत डिफिकल्ट है। ये इंग्लिश इंडिया की नहीं है, ये फॉरेन ऑथर्स की, सीसा डीसा की बुक है, उधर का इंग्लिश है, भारत का इंग्लिश नहीं है। तो ऑब्वियसली ऐसा है, तो आईसीआई ने खुद चल के दिया है, आप अपनी भाषा में लिखते हो, इसका ये मतलब नहीं आप कुछ भी लिख सकते हो, ऐसा आईसीआई ने लिख के, आप चाहे तो 2nd पेज देख लेना आईसीआई की बुक का। इसके तीसरी बात, आपको फुल अटेम्प्ट करना है। मुझे और बोलना है, ये कुछ चीजें बता रहा हूं, ये आप कुछ भी गलती मत करना इसमें से। प्रेजेंटेशन, आपको ग्राफ चार्ट्स, फुल अटेम्प्ट, और जो पहले जो क्वेश्चन आप आएगा सीक्वेंस में आपके पहले क्वेश्चन वही होना चाहिए जिसके ऊपर आपको पूरा विश्वास है। मतलब पहले 3 क्वेश्चन में आपने गड़बड़ कर दी है तो इट विल क्रिएट रियली नेगेटिव अबाउट यू, और आपको पूरे पेपर में आपने कितना भी अच्छा बाद में लिखा तभी भी मार्क्स नहीं मिलेंगे। तो पहले 3 क्वेश्चन में आपको एकदम अच्छे वही सेलेक्ट करना है जहां पे जनरली क्वेश्चन नंबर 7 इसका में बहुत ईजी आता है कंपेरेटिवली। वापस ही करो, क्वेश्चन नंबर 7 इसका के पेपर में सबसे जहां पे 4-4 मार्क के 5 पूछते हैं, उसमें से 4 लिखना होते हैं, तो वो बहुत इजी आता है, तो उसको ही ऑप्ट करना। अभी तक के सारे अटेम्प्ट में मैंने वही देखा है। या फिर कोई भी हो सकता है, 2 वाला या 3 वाला 4, पहले एक बार देख लेना। अगर वो पूरा पहले 15 मिनट्स को, अभी और एक हिंट दे रहा हूं, पहले 15 मिनट्स को आपको अच्छे से यूटिलाइज करना होगा। उसमें मतलब क्या, पहले 15 मिनट पहले पेपर मिलेगा, आपको पहले देखना होगा मुझे कौन सा आंसर आ रहा है, और आपको 15 मिनट में आंसर को रिकॉल करके वहां पे रफ पेज पे लिखना पड़ेगा। अब क्यू सी ए फॉर दिस, बी फॉर दिस, ये आप लिख सकते हो, वहां पे लिख सकते हो, पूरा रिकॉल करके रख दो। अगर पेपर चालू होने से पहले ही आपको नजर आया कि 50 से 60 नंबर का मुझे अभी चाह रहा है, तो फिर आपका आत्मविश्वास और बढ़ेगा।
और थेरी पेपर में और इसका पेपर में स्पेशली स्पीड का बहुत महत्व होगा। कई लोग इसलिए प्रॉब्लम होता है, दे वर एबल टू राइट बट दे कुड नॉट राइट बिकॉज दे वर हैविंग व्हाट, लेस टाइम। इसीलिए स्पीड हमेशा, इसका का पेपर लेन दिएगा, राइट फ्रॉम द फर्स्ट मिनट टिल लास्ट मिनट, एकदम रफ्तार से लिखना है, स्पीड से, मजे मत लेना, रफ्तार से लिखना है। उसके बाद में पेपर होने के 5 मिनट पहले आपको सारे क्वेश्चन नंबर को रिव्यू करना है। अगर आप क्वेश्चन नंबर 1A है और आप 1A के बदले आपने उसको गलती से B लिख दिया तो आपको मार्क्स मिलते नहीं हैं। क्वेश्चन नंबर भूलने पर सीधा मार्क्स 0 आएगा। उसके बाद में हर कोई पॉइंट के बाद में आपको एक 1 लाइन स्पेस छोड़ना है। सर ये क्यों होता है? जैसे अगर आप ये पेपर लिख रहे हो तो आपको ऐसे टाइप का ड्रॉ करना होगा। ये सारी चीजें बहुत छोटी सी लगती है पर इसका इंपैक्ट सबसे ज्यादा एग्जामिनेशन में होगा। आपका पेपर बाकी से लोगों से अलग तब दिखेगा जब वो इस तरह से होगा। ऐसा क्वेश्चन नंबर 1 आपको लिखना होगा A। फिर बाद में आपको जैसे मान लो एग्जामिनेशन में क्वेश्चन पूछा है लफ्ज के बारे में, जैसे फीचर्स ऑफ टीपीएस पूछा है, तो यहां पे जरूर लिख देना फीचर्स ऑफ टीपीएस। अब फिर आप डायरेक्टली टीपीएस मत लिखना, डायरेक्टली फीचर्स मत लिखना, आपको लिखना है यहां पे इंट्रोडक्शन ऑफ टीपीएस। आपको ऐसे शुरुआत करना है। फिर बुलेट 1 2 3 4 आप जो लिखना चाहते हैं लिखिए। फिर बाद में रोमन 2 आएगा, यहां पे एक लाइन छूटेगी। फिर आएगा एग्जाम्पल ऑफ टीपीएस। फिर आप टीपीएस के एग्जाम्पल को लिखिए, पर एग्जाम्पल लिखते समय जब भी आप एग्जाम्पल लिख रहे हो पूरा बैकग्राउंड क्रिएट करो। आप जो हमने क्लास में एग्जाम्पल डिस्कस किए वो सिर्फ हमें मालूम है। आप ऐसे ही एग्जाम्पल लेना जो यूनिवर्सल है। अगर आप ऐसा कोई एग्जाम्पल टिपिकल ले भी रहे हो तो आपको एक्सप्लेन करना पड़ेगा ये एग्जाम्पल टीपीएस का क्यों है। जैसे आप बोल रहे हो टैली टीपीएस है तो यू हैव टू प्रूव दैट व्हाई डू यू थिंक दैट टैली इज टीपीएस। आपको ऐसे नहीं ठोकना जैसे आप बोल रहे हो। जैसे डीएसएस में हम लोग मिस्टर पॉल का एग्जांपल लेते, डू नॉट राइट, यू मस्ट बी नोइंग अबाउट पॉल, राइट? पॉल इज एन एग्जांपल ऑफ डीएसएस, यू कांट राइट लाइक दिस, ओके? व्हाई, हाउ ही विल नो अबाउट पॉल? ओके, मेरा स्टूडेंट है क्या? ट्राई टू अंडरस्टैंड, वो अपने दिल की बात है, यू कांट राइट लाइक दैट। बच्चे मुझसे ये भी सवाल पूछते हैं। एक बच्चा तो मुझे पूछा, सर मेमोरी ट्री नहीं लिख सकते? बोला हाउले, ये भी कोई सवाल पूछने का था? यू कांट राइट मेमोरी ट्री, यू कांट राइट दोस एग्जांपल व्हिच इज व्हाट अपने क्लास का है। वो तो सिर्फ अपने एक सहूलियत के लिए हमने बनाए हुए एग्जांपल्स है। आपको एग्जांपल लिखना है, टैली लिखिए, आपको ईआरपी लिखिए, पर पूरा बैकग्राउंड क्रिएट करना हो क्या है। फिर एग्जांपल को आप 1-2 बुलेट में करिए। ये लाइंस को ड्रॉ करने के 2 फायदे हैं और इस तरह से लिखने का, पेज का वॉल्यूम भी कोई चीज होती है। इतने लाइन ड्रॉ करने से आपका पेज बड़ा छोटा सा हो जाता है, तो आप जो भी लगता है तो इतना लिखा है। तो बच्चे मुझसे ये भी सवाल पूछते, 6 मार्क के लिए कितना लिखना चाहिए? 4 के ऐसे सवाल पूछना गलत है, क्योंकि 6 मार्क के लिए मैं कौन होता हूं बोलने वाला। 6 मार्क मल्टीप्लाइड बाय 1.6 मिनट, मतलब 96 सेकंड्स आपको 1 मार्क के लिए मिलते हैं, है ना? 160 मिनट का पेपर है, 100 मार्क का है, तो 1.6 मिनट मिलेंगे। तो आपको अगर पेपर आपका इनकम्प्लीट हो रहा है तो इसके जिम्मेदार आप हो। जब सारी चीजें पहले से तय है तो फिर आपका पेपर कैसे इनकम्प्लीट हो सकता है? तो अगर मान लीजिए 5 मार्क का क्वेश्चन है तो 8 मिनट 1 सेकंड भी नहीं होना चाहिए। 8 मिनट बोलता हूं, 8 मिनट। तो उसी रफ्तार से पेपर कंप्लीट करना होगा। सारे रैंकर ने यही कहा कि हमने पेपर कंप्लीट किया। आप जैसे लोग 20 मार्क हर पेपर में छोड़ के आते हो, 8 पेपर मल्टीप्लाइड बाय 20, 160 की तो लग गई। अब 640 में से जो आएगा वो आएगा। ट्राई टू अंडरस्टैंड, एंश्योर दैट यू आर अटेम्प्टिंग 100 मार्क्स इन ईच एंड एवरी पेपर। उसके बगैर आप पास नहीं हो सकते। 640 में से पास होना बहुत डिफिकल्ट है, 800 में से पास होना बहुत आसान है, ठीक है ना? हर पेपर में कोशिश करना मैं पूरा लिखूंगा, क्लास की सबसे पहली सप्लीमेंट मैं ही लूंगा। और पेपर इस तरह से लिखो, इतने लाइन छोड़कर, ताकि पेपर आपका बड़ा लगे। डायग्राम्स ड्रॉ करो, स्केच ड्रॉ करो, ताकि लेंथ बढ़ता रहे। थ्योरी पेपर में लेंथ चाहिए, वॉल्यूम चाहिए, वॉल्यूम मैटर्स इन थ्योरेटिकल पेपर। अच्छा, ये हो गया। अब इससे का ये 2 पॉइंट तो किसने लिखे ही नहीं थे, ये उन्होंने लिखे जो रैंक में आया हुआ है। मेरी क्लास में हर बच्चों ने अटेंड किया, कई लोगों को मालूम था पर लिखा नहीं, डायरेक्ट लफ्ज पे चालू किया। वो डायरेक्टली लफ्ज लिखा, इसमें 4 में से 2.5 मार्क दिए या 6 में से 3.5 दिए। पर जिसने इसको लिखा उसको 6 में से 5.5 मिले। बिकॉज मार्क्स वैसे नहीं तो जैसे आप सोचते हो। इंट्रोडक्शन लिखा, 1 मार्क इसका दो, चलो। एग्जाम्पल दिया, कोई बात नहीं, आधा मार्क दो। अब कितने बचे? 4.5। अब 4.5 लफ्ज को है। तो दिस इज हाउ द मार्क्स आर अलॉटेड। आपकी सोच को बदलिए, मार्क्स बदलेंगे। अब आएगा आपका प्रश्न नंबर 3। अब वहां पे लिख देना व्हाट, और जब भी आंसर लिखते तो छोटे छोटे क्वेश्चन बनाओ। ये बात हर थ्योरेटिकल पेपर के लिए, चाहे वो लॉ हो, चाहे आईडीटी, चाहे डीटी, चाहे ऑडिट,
हर थ्योरेटिकल सब्जेक्ट में मुझे एग्जामिनेशन मिला इसलिए नहीं कि मैं होशियार था। मुझे होशियार तो हर बच्चा होता, सिर्फ उसको लिखने नहीं आता। यह पता होना चाहिए ऐसा लिखना है। समझ गए? जैसे लॉ में लिखने का एक स्टाइल होता है, डीटी आईडीटी में लिखने का स्टाइल होता है। जैसे अगर वहां पे केस स्टडी आती है तो आपको लिखना पड़ता है पहले फैक्ट ऑफ द केस। लॉ हो चाहे डीटी हो चाहे आईडीटी हो, पहले आपको फैक्ट को डिफाइन करना पड़ता है। फिर वापस ये लाइन छोड़ के यहां पे एक दो पॉइंट जो लिखिए, जो केस वहां पे पूछा हुआ है। फिर आपको लिखना पड़ेगा रिलेवेंस, रिलेवेंस ऑफ व्हाट लॉ, मतलब लॉ में इसका क्या रिलेवेंस है, या लीगल प्रोविजन। आपको ऐसे आंसर लिखना पड़ेंगे, ये लीगल प्रोविजन होगा। फिर उसका वापस जो जो उसके बारे में लॉ लिखा होगा, मतलब सेक्शन नंबर जो भी होगा, 185 सेक्शन होगा लॉ का, तो उसके बारे में लिख दो। उसके बाद में यह हुआ, फिर बाद में वो अबाउट व्हाट केस स्टडी, मतलब आपके उस केस स्टडी में इस प्रोविजन का क्या संबंध है, अबाउट केस स्टडी। फिर उसके बारे में आप ज्ञान दो यहां पे, और फिर पूरा होने के बाद में यहां पे आएगा आपका कंक्लूजन कि आप क्या चाहते हो। इस फैशन में लिखने की वजह से वो आंसर 1.5 से 2 पेज में चला जाता है। और जब देखने वाला इंसान देखता है अरे क्या लिखता है यार, और अच्छा समझ में भी बड़ा अच्छे से आता है। उसको जो देखना दिख रहा है ना, उसका हेडिंग दिया। आप क्या करते हो, ऐसे जैसा लिखते हो ऊपर से नीचे तक, साला तू देख ले, तुझे तेरी औकात है, देख ले, दम है तेरे अंदर तो पढ़ के होता। चल सी, आपको यह समझना होगा उसके उसमें एक तो वक्त कम है, वो इतने सारे पेपर लेके बैठा हुआ है, उसके उसमें 25 दिन में अगर उसको 1000 पेपर चेक करना है, एक दिन में 40 चेक करना है, वो आप कैसे ही चेक नहीं करते जैसा आप सोचते हो। इतना वक्त नहीं, वो प्रोफेशनल आदमी है, बहुत वक्त कम होगा। आपको उसको अच्छी सजावट करके देना पड़ेगा ताकि उसको टाइम कम लगे। इट्स नॉट ओनली अबाउट अंडरस्टैंडिंग एंड लर्निंग द कॉन्सेप्ट, इट्स अबाउट राइटिंग ऑल्सो। पूरे भारत में यही प्रॉब्लम है, सीए वाले लोगों को पैकेज नहीं मिल रहा बिकॉज हमें अपनी बातों को बयान करते नहीं आता। हम सिर्फ होशियार है, दिमाग में पेपर पे जीरो है। ट्राई टू अंडरस्टैंड, हमें सीखना पड़ेगा। अब लॉ है तो ऐसा लिखेंगे, और इसका है तो ऐसा लिखो। अब इसका में ऐसा कुछ नहीं होता, ये तो तब की। हाँ, इसका में क्वेश्चन नंबर 1 जब वो केस स्टडी पूछ रहा है उसमें आप ऐसा चिपका सकते हो, फैक्ट ऑफ द केस, जो भी प्रोविजन है, या फिर मान लो कि उसका जो एग्जैक्ट, जो उसका मेन क्या बोलते हैं कॉन्सेप्ट, आप लिख सकते हो अबाउट कॉन्सेप्ट, यहां पे आप लिख सकते हो ना मेन कॉन्सेप्ट क्या है, फिर ऐसा लिख सकते हो। पर ट्राई टू अंडरस्टैंड, आपको ऐसे नहीं लिखना जैसा आप हमेशा, ये आपको इस तरह से लिखना। अब ये आपको फीचर्स, तो आप यहां पे फीचर्स लिखो। फिर अब ये छोटा क्वेश्चन, आप फिर आप एक एक करो। ए, फिर क्या लिखेंगे, लार्ज वॉल्यूम ऑफ डेटा। फिर क्या करेंगे, लार्ज वॉल्यूम ऑफ स्टोरेज, जो भी है। यहां पे 1 बुलेट 2 बुलेट 3, वापस यहां पे लाइन, कितनी लाइन छूट रही है देखो ना। आंसर तो 6-7 लाइन, तो आप क्या बोलते हैं, एक पेज का 1.5 से 2 पेज में होगा वो। फिर पढ़ने वाले को मजा भी तो बोलते क्या लिख रहा है, देखो ऑटोमेशन। फिर आप ये क्या करने का, जो अंडरलाइन करने का, इसको बुलेट देने का, इस तरह से। ये बुलेट भी एक सीक्वेंस में आना चाहिए। इसी तरह से अगर सारे आंसर लिखे गए, यही तो करता है वो रैंकर। उसके पास में नॉलेज बहुत नहीं है, वो सजावट करके लिखता है, इसीलिए मार्क्स आते। अपने आपको नहीं बाकी सब्जेक्ट में यूज करना तो मत करो, कम से कम इसका में ऐसा लिख दो। मार्क्स एक काम करो ना, बाकी सारे सब्जेक्ट को अपने तरीके से लिखो, इसका को ऐसा लिखो। देख लो ना, 15 से 20 नंबर का फर्क आपको दिखेगा, इतना फर्क पड़ता है उसका। वॉल्यूम बढ़ता है, पढ़ने वाले की नजर बदलती है। समझ में आ रहा है क्या? अच्छा, एक चीज और है, जब भी आपका पेपर खत्म हो जाए, जहां जब लाइन छोड़ी है, तो पेंसिल लेके और स्केल लेके हॉरिजॉन्टल लाइन आपको ऐसे से देना है, ताकि दैट विल गिव यू व्हाट एडिशनल, क्या बोलते हैं, लुक आपके पेपर को आएगा, एक अच्छा ब्यूटीफुल आपका पेपर दिखेगा। सर ये सारी चीजें मैटर करती। आप एक काम करो, कभी किसी का वाहियात पेपर चेक करके देखो, आप खुद चेक करना, तब आपको समझता है क्या बीतती किसी के ऊपर जब वाहियात पेपर आता है। यू विल अंडरस्टैंड, अच्छा है ऐसा करना बहुत ही घटिया है। तो प्लीज अंडरस्टैंड ऑल दिस थिंग्स व्हिच आई हैव डिस्कस्ड राइट नाउ। ये टाइम पास नहीं है, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। एक बार एक चैप्टर कम करो, पर ये समझो कि पेपर लिखते कैसे है भाई, और उनकी भाषा में लिखने का प्रयास ज्यादा करिए। और वॉल्यूम 4 को पढ़िए, नहीं तो वॉल्यूम 1 से जाओगे तो इतना कभी याद नहीं होगा। ठीक है, काफी चीजें मैंने बोली, आपको समझ में आएगी कुछ? एक बार देख लीजिए, प्रेजेंटेशन, ग्राफ्स, फुल अटेम्प्ट, सीक्वेंस कोई भी लिख सकते हो। उसके बाद में 15 मिनट पहले आपको सारा सब कुछ रिकैप्चरिंग करना होगा, स्पीड मेंटेन करना पड़ेगा, रिव्यू करो, 1 मिनट वो क्या बोलते हैं 1 लाइन का स्पेस दो। समझ गए आप? अच्छा, एक चीज और बोलना चाहता हूं, 1A इधर लिखा और 1B 1C उधर लिखा, चलेगा नहीं। 1A के मार्क्स मिलेंगे सिर्फ। इस बार का इंस्टीट्यूट का वो नोटिफिकेशन भी, आप एडिशनल क्वेश्चन सॉल्व करने का, जितना पूछेंगे उतना लिखने का, एडिशनल क्वेश्चन के मार्क्स को कंसिडर ही नहीं होंगे। जितने क्वेश्चन पूछे हैं उतने ही लिखने के। 6 बोले 7 में से इंस्टीट्यूट में अपने इसका पेपर में एक तो एग्जाम एक्स्ट्रा आता ना क्वेश्चन,
पहला क्वेश्चन कंपलसरी है, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 6 क्वेश्चन में से आपको 5 करना होते हैं, है ना? और 5 कितने कितने मार्क्स के? 16, 16 के 5, तो वो 80 हो जाएगा। और पहला 5 मार्क्स के 4। पहले से एग्जामिनेशन पेपर एक बार देख लो, ताकि आपको समझना चाहिए कि अच्छा ऐसा क्वेश्चन का फॉर्मेट होता है। तो अचानक सब एग्जामिनेशन में जाओगे, आपको अच्छा ऐसा पेपर होता है, वहां पे आपको सरप्राइज नहीं मिलना चाहिए, उसको क्या पूछ लिया, ऐसा ही पूछेंगे। अच्छा एक बात सुनो, 6 मार्क का जब क्वेश्चन आएगा तो कंपलसरी उसको इंट्रोडक्शन लगेगा, बोल तो लगेगा। 4 मार्क के क्वेश्चन के लिए टाइम के ऊपर डिपेंड करता है आपकी स्पीड कितनी ज्यादा है। स्पीड अगर कम है तो 4 मार्क के लिए इंट्रोडक्शन नहीं लिखा तो चलेगा, पर 6 मार्क के लिए, 5 मार्क के लिए कंपलसरी आपको इंट्रोडक्शन लिखना पड़ेगा। समझ में आ रहा है क्या? हाँ। ये होने के बाद सुन लेना, मेरी क्लास आज रात को 11:30 12 बजे खत्म, कल सूरज निकलने से पहले आप उठ जाओगे। सवेरे 4 बजते होंगे, आप तब उठ चुके होंगे। सुन लो मैं जो बोल रहा हूं, परसों के दिन एग्जामिनेशन है। सवेरे 4 बजे उठने के बाद में आपको वॉल्यूम 4 से शुरुआत करना होगी। आपने एक बार अभी रिवाइज किया, वो मेरे साथ कर लिया रिवाइज। उसके बाद में वॉल्यूम 4 आप रिवाइज करोगे। वॉल्यूम 4 को आपको रिवाइज करना है, फिर समरी नोट्स को आपको रिवाइज करना है, समरी नोट्स ऑब्लिक चार्ट्स, और एक है क्वेश्चन बैंक। ये सारी चीज आपको रिवाइज करना है, और टाइम है सिर्फ 1 दिन और 2 बजे तक, मतलब बहुत ही कम समय। ट्राई टू अंडरस्टैंड, इतना पढ़ना ही ये टारगेट है। जितने भी आप पेपर देने जा रहे हो पहले से पता होना चाहिए। होता क्या है कि हम लोग जब पेपर खत्म होता है ना, उसके बाद में बहुत आराम से पढ़ते हैं, और घाई कब होती है? जब उस दिन 2 बजे पेपर होता है ना, तब सवेरे से आग लगी होती है। वो इतनी आग है, सिर्फ हम ही समझ सकते हैं आग क्या लगी है। वैसा नहीं होना चाहिए। ट्राई टू अंडरस्टैंड, इसकी बात का हर मिनट इंपॉर्टेंट होगा। आपकी मजाक मस्ती आपके लिए, करियर के लिए धोखा हो सकती है। हम लोग क्या करते हैं, आराम से लेट लेट के पढ़ाई करते हैं। आने के बाद में अभी इसके बाद में अगर कोई मान लो 1 डे बिफोर रिवीजन और किसी सब्जेक्ट का नहीं होगा, तो क्या करने का? आने का, खाने का, सोने का। क्योंकि आने के बाद में पढ़ाई होती नहीं। आज मैं हूं इसलिए पढ़ाई हो रही है, वैसे पढ़ाई होगी नहीं। आप उसी 1-2 चैप्टर में आपका दिमाग इतना हेवी हो जाता है, बिकॉज आपको बहुत लोड होता है पहले पेपर का। खाने का इतना खाने का कि नींद आ जाए, और नींद आएगी, और 10 बजे उठने का आराम से। उसके बाद में आप जो 5-6 घंटे पढ़ाई होगी वो बोनस है। नहीं तो आप क्या करोगे, आप पढ़ाई करने की कोशिश करोगे, रात को 10 बजे तक वो 2-4 पेजेस भी खत्म नहीं होगा, बिकॉज आपको पिछला पेपर की सारी यादें ताजा होती है। बार बार आप हौले से पेपर लेके बैठते हो। ट्राई टू अंडरस्टैंड, वो सब मत करना। आपको वॉल्यूम नंबर 4 खत्म करना होगा आज रात तक, मतलब 12 बजे तक, रात के 12 बजे तक आपको वॉल्यूम नंबर 4 पुनः फिनिश करना होगा। समरी नोट्स चार्ट्स वापस से सवेरे 5 बजे की, 5 बजे से लेकर 9 बजे तक आपको समरी नोट या चार्ट से एक बार रिवाइज करना होगा, और फिर क्वेश्चन बैंक लेना होगा। अब ये समय होगा जैसे 10 बजे से लेकर 1 बजे तक आपको पूरा क्वेश्चन बैंक रिवाइज करना पड़ेगा। दिस शुड बी द शेड्यूल टिल द एग्जामिनेशन 2 o'clock। एग्जामिनेशन के आधा घंटे पहले हौले ऐसा मत करना, अपने दिमाग को शांति दो। गाड़ी पे जाते थे पढ़ते, ढोकलो गिर गए तो ट्राई टू अंडरस्टैंड। वो बोलता तू गाड़ी चला, मैं पढ़ता हूं। अरे ट्राई टू अंडरस्टैंड, ये थोड़ी ना कोई तरीका होता है। आराम से अपने आप को, अभी क्या करते हो पहले ये समझ लो, ये सब इंपॉर्टेंट है। आपको टारगेट पता होना चाहिए। सवेरे मैं उठ रहा हूं, वॉल्यूम 4 मेरा कंप्लीट होना चाहिए आज पूरे दिन भर में, 1 बार या 2 बार जो भी है। फिर चार्ट होना चाहिए, और फिर क्वेश्चन बैंक। इतना सब कुछ टारगेट है आपका। और सुनो, एक बार एक बच्चा मुझे पूछता है क्वेश्चन बैंक मैं कैसे पढ़ सकता हूं इतने जल्दी? इतने जल्दी पढ़ सकते हो आप। क्या करना पड़ेगा आपको? जस्ट हैव टू रीड द क्वेश्चन और रिकॉल करो इसका आंसर क्या है। और उसमें ये स्पेसिफिकली इस मॉड्यूल में मैंने सिमिलर क्वेश्चन दिए हुए हैं। उन सिमिलर क्वेश्चन में से 15 से 20 नंबर का एज इट इज आता है। वो क्या करते हैं, ऐसे नहीं कि एक जैसे कंपोनेंट 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 5 क्वेश्चन है, कंपोनेंट कैरेक्टरिस्टिक्स 5-6 क्वेश्चन है, उसको अलग से मैंने लिख कर दिया है। आईसीआई पे नहीं, वो इसी बुक में है। तो आपको ध्यान देना पड़ेगा, इस क्वेश्चन आया तो क्या आंसर है। और यहां पे आंसर नहीं पढ़ने की। अब जब क्वेश्चन बैंक करोगे तो क्वेश्चन ये है, अगर रिकॉल हो गया तो अब आगे नहीं जाना, नहीं तो क्वेश्चन बैंक में से 2-3 चैप्टर ही होंगे। नहीं तो अब ये क्वेश्चन देखना, आंसर रिकॉल हो तो अंदर मत जाना, बिकॉज अंदर हम लोग वॉल्यूम 4 में जा चुके हैं। 2 बार अंदर मत जाना। और एक रिवीजन ऐसा करना, कैसा? रीड द, अभी चार्ट आएगा ना, चार्ट, रीड द आंसर, रिमेंबर द क्वेश्चन। क्योंकि अक्सर आपको क्या होता है, आपको 3-4 मेमोरी ट्रिक नहीं आती, पर समझते नहीं किसकी थी, अब क्यों सी है, अरे भगवान किसकी थी। एक बच्चा तो मुझे एग्जामिनेशन में से फोन लगा एक बार, यकीन मानिए आपको, पिछले अटेम्प्ट की बात है, आपको बोलूंगा तो मैं नाम नहीं बोल सकता कौन से सेंटर से लगाया था उसने फोन लगाया, उसको डाउट ये था, उसको 2 मेमोरी टेक्निक याद आ गई।
और उसको कंफ्यूजन हो रहा है ये है कि वो है। 6 मार्क का सवाल था, क्या करता बेचारा? टॉयलेट में गया, फोन निकाला, मुझे फोन किया। मैं तो 2 से 5 मिनट वेट करता हूं कि भाई क्या है, कोई तो जल्दी से आ जाएगा, मुझे कॉल करेगा, सर पेपर बहुत डिफिकल्ट है। मैं तो वेट करता कौन कॉल करेगा। वो कॉल किया, अब की बार पेपर नहीं होता, अब तो पेपर चलता। 2:45 बजे फोन आया, सर ये 2 मेमोरी ट्री ने बताओ इसमें से कौन सी है। तो मैंने उसको बोला, बोले सर सर सर, अच्छा मुझे लगा क्या कुछ पकड़ा है क्या तू? बोले नहीं सर, वो उसका क्या है? वो है उसका। बोले सर बाद में बात करता हूं, थैंक यू। देखो दुनिया कहां जा रही है और तुम क्या कर रहे हो, कितना आगे गया वो इंसान। आप ये सब मत करना छिजोरो, नहीं तो वो अच्छा हो पकड़ा नहीं गया। और अगर पकड़े ही जाते तो मेरा नाम मत लेना, किससे बात करा पता नहीं, मेरा नंबर देना भी नहीं उनको। बोले स्वप्निल पाटनी, मेरे को ही उठा के ले जाएंगे, कौन था ये। ये सब मैंने जो ज्ञान दिया है आपको, ये सब आपको दिमाग में रखना होगा, ठीक है ना।